अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 से ही, और हमने यहाँ पर डिस्कस करना है टेम्परेचर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेम्परेचर क्या है। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर टेम्परेचर बेसिकली क्या है। तो टेम्परेचर हमारे पास है द डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, इसको आप कहते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस भी कहते हैं। कोई भी बॉडी बेसिकली कितनी ज़्यादा गर्म है या फिर ठंडी है, ये हमें बताता है टेम्परेचर। सही है, अगर एक बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी है तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर ठीक है कम है, और अगर हमारे पास कोई बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है इसका मतलब टेम्परेचर उसका ज़्यादा है। राइट। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये होती है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। सही है, अगर हम बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये हमें क्या देता है, टेम्परेचर देता है। राइट। और अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो फिर उससे हमें हीट मिल जाती है। ठीक है। स्केल ऑफ टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से स्केल हैं, अब हमने ये देखना है। तो देखें, स्केल में हमारे पास क्या होता है, दो पॉइंट फिक्स होते हैं, एक लोअर पॉइंट और एक अपर पॉइंट। ठीक है, लोअर पॉइंट जो होता है बेसिकली वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारे पास वाटर का। ठीक है, और जो अपर पॉइंट होता है बेसिकली वो होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 1 हमारे पास ये है कि द लोअर फिक्स पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, और आइस की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राइट। द अपर फिक्स पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। ठीक है, भाप यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देर आर 3 मेन स्केल्स यूज टू मेजर टेम्परेचर। हमारे पास 3 मेन स्केल हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नंबर 1 है सेल्सियस स्केल, जिसको आप सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल, एंड नंबर 3 हमारे पास है केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, अब नंबर 1 पॉइंट हमारे पास क्या है कि ऑन ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, हमारे पास सेल्सियस स्केल पर क्या होता है, लोअर फिक्स पॉइंट इज़ 0 डिग्री। ठीक है, एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज़ 100 डिग्री। तो 0 हमारे पास लोअर है, तो इसका मतलब सेल्सियस स्केल में हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अपर पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही है, इसको अब आप याद रखें, बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, अब बता दिए एक दफ़ा कि लोअर पॉइंट हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग, और अपर पॉइंट हमारे पास क्या है, बॉइलिंग। तो हर दफ़ा हर स्केल में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखें नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे कितने होंगे। तो लोअर हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अब इस स्केल को डिवाइड करना है इक्वल हिस्सों में। तो नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे पास सिंपल है, यहाँ पर 100 होंगे। ठीक है, अपर माइनस लोअर कर लें तो सिंपल जवाब क्या आ जाएगा, 100 डिवीजन। फिर कहते हैं कि ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री सेंटीग्रेड। लोअर पॉइंट हमारे पास 32 है और अपर पॉइंट हमारे पास 212 है। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने बनते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में जवाब है 180 डिवीजन। इसको आप सिंपल माइनस कर सकते हैं, अपर माइनस लोअर। ठीक है, ऑन केल्विन स्केल द लोएस्ट टेम्परेचर इज -273। इसको हम लोग कहते हैं सबसे कम टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में पॉसिबल है वो क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास एक कन्वर्जन है, अगर हमने डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है 5/9 इंटू F-32। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स 5/9, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो वंस यू नो फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। वंस यू नो डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप जो है वो सवाल में क्या पूछा गया है और हमें क्या गिवन किया गया है। ठीक है, अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो और हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल ये बराबर होगा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। सही है, सिंपल आपने ऐड करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में अगर आप ऐड करेंगे 273 तो ये बन जाएगा केल्विन स्केल। लास्ट पॉइंट है कि बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल कोइंसाइड्स एट -40 डिग्री। ठीक है, तो -40 पर हमारे पास बेसिकली ये दोनों स्केल्स जो हैं वो
कौन साइड्स होते हैं, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज फ्रॉम, ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। द चेंज ऑफ द टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल से क्या मुराद है, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में कितना टेम्परेचर चेंज होगा, हमने बेसिकली यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो केल्विन स्केल में, तो सिंपल आप इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। तो डिफरेंस बराबर आता है, ठीक है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है केल्विन में, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 हमारे पास है 300 और T1 हमारे पास है 200। तो दिस विल बिकम 300 माइनस 200, यू विल गेट आंसर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया चेंज ऑफ टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास है बी ऑप्शन 100 केल्विन। सही। हमारे पास अब एक टॉपिक जिसका नाम है थर्मोमीटर। सही। सो थर्मोमीटर हमारे पास क्या है, थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट होता है। सही है, और मीटर मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट। तो बेसिकली ये क्या है, एन एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये बेसिकली टेम्परेचर की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है। क्वांटिटेटिव से मुराद क्या है, क्वांटिटी, जैसे कि 20, 30, 40, 50, ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, राइट, ये हमारे पास क्वांटिटी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो टेम्परेचर थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है। ठीक है, इज मेड बाय यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। तो बेसिकली इसको हमने बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है, थर्मोमीटर नाम है। What is thermal equilibrium? Thermal equilibrium क्या है? Thermal equilibrium is the state in which temperature of two bodies in contact becomes equal। सही है। Thermal equilibrium क्या है? एक state है, एक ऐसी हालत है जिसमें क्या होता है कि दो बॉडी अगर इन कांटेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है और ये बॉडी जो है वो इन कांटेक्ट है एक और बॉडी से। अब इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, शुरू में इसका टेम्परेचर हमारे पास 25 है, इसका शुरू में 10 है सपोज करते हैं। तो हीट फ्लो होगा 25 से 10 के जानेब, यानी कि हायर टू लोअर। एक वक्त आएगा कि इस बॉडी का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेट हो गई कि जहाँ पर दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर एक जैसी है। तो इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब दो बॉडीज़ इन कांटेक्ट हों और उनका टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाए, तो इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट चेंजेस विद टेम्परेचर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज होती है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। अब चेंजिंग कौन कौन सी पॉसिबल है, जवाब है वॉल्यूम, कलर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, वगैरह वगैरह। Thermometric property is that property of a substance which change uniformly with change of temperature। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे तो बेसिकली हमारे पास जो वॉल्यूम है, कलर है, ये भी चेंज होती जाएगी, राइट। इसी को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। आमतौर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है यूज़ करते हैं हम लोग थर्मोमीटर में। जैसे वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो मरकरी है वो बेसिकली एक्सपेंशन उसकी यूनिफॉर्म होती है, राइट, और कलर चेंज भी देखने को मिलता है हमें सम टाइम। तो लिहाजा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है, हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, जब भी हम किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें इजाफा होगा, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन हमारे पास जो है बहुत तरह की होती है। तो नंबर 1 हम देखने जा रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है कि हम जो है वो किसी भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 डायमेंशन कोई रॉड है, सही है, इसकी जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल है, हम इसकी सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, एक्सपेंशन ऑफ लेंथ ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करें, इसके लेंथ में इजाफा होगा, तो ये कहलाएगा लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास है एल ओ, ओरिजिनल लेंथ। तो जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, इसके लेंथ में इजाफा आएगा, सही है,
इसको हम पढ़ेंगे डेल्टा एल चेंज, कितना लेंथ, ठीक है, चेंज हो गया। और इसकी न्यू लेंथ बनेगी, इस न्यू लेंथ को पढ़ेंगे एल डैश, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल मालूम किया जाएगा इस फॉर्मूले से, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब जितनी ज़्यादा हमारे पास एल नॉट होगी उतने ही ज़्यादा हमारे पास चेंज आएगा, ठीक है। एंड जितनी ही ज़्यादा हमारे पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, लेंथ में चेंजिंग उतनी ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है। जो अल्फा है इसको हम पढ़ते हैं बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम देखते हैं अभी आगे चल के। यहाँ पे लिखा हुआ है एल नॉट क्या है, इनिशियल लेंथ है या ओरिजिनल लेंथ है। डेल्टा एल हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ है। एंड वी हैव फाइनल लेंथ एल डैश, एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा डी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। नाउ वी हैव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बेसिकली क्या है, द चेंज इन लेंथ, ठीक है। लेंथ में क्या आ रहा है, चेंज पर यूनिट, पर यूनिट मतलब क्या, डिवाइड कर दिया, पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ और हमारे पास डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बेसिकली ये हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन की, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन, ठीक है। ये जो अल्फा है इसको हम कहते हैं बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इन गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमारे पास, ठीक है, चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन, जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं चेंज इन लेंथ डिपेंड करेगा ओरिजिनल लेंथ पे एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे। इसका मतलब ए पर भी डिपेंड करेगा और बी पर भी डिपेंड करेगा, सॉरी ए पर भी डिपेंड करेगा एंड ये हमारे पास है बी, एल नॉट पर भी डिपेंड करेगा एंड सी पर भी डिपेंड करेगा डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ बी एंड सी दोनों पर ये डिपेंड करेगा। तो हमारे पास डी जो है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई क्यूब वगैरह मौजूद है 3 डायमेंशन, सही है। तो अगर हमारे पास क्यूब मौजूद है और हम जो है बेसिकली इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वी हैव अ क्यूब, ठीक है, हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब की लेंथ है एल, विथ हमारे पास है डब्ल्यू और हाइट इसकी है एच, ठीक है। जैसे इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके लेंथ विथ हाइट में इजाफा होगा, अल्टीमेटली इसके पूरे वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। द 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन इन सॉलिड, सही है, ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। लिक्विड एंड गैस इज अ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर हम 3 डायमेंशन एक्सपेंशन देखें ड्यू टू हीट तो ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब सिंपल है, इसमें हमारे पास है चेंज इन वॉल्यूम। अगर हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सिंपल हमारे पास है डेल्टा वी इज इक्वल्स वी नॉट बीटा डेल्टा टी, जैसे हमारे पास लास्ट टाइम था डेल्टा एल इज इक्वल्स एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पर बीटा है, वहाँ पर एल्फा था, जाहिर है यहाँ पर फ़र्क किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का फ़र्क है। वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन था हमारे पास लीनियर, यहाँ पर क्या है वॉल्यूमेट्रिक, दैट इज़ वाई, सही है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइनल वॉल्यूम, अच्छा ये जो हमारे पास लिखा हुआ है फाइनल वॉल्यूम वी, ये बेसिकली वी नहीं है, चलें इसको आप वी सपोज कर लें, इसको आप वी डैश भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब बीटा यहाँ पर क्या है, बीटा यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो नाउ वी शुड डिफाइन बीटा ओवर हियर, द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। बीटा क्या है हमारे पास, द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बीटा इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पर डिपेंड करेगा, ये बेसिकली डिपेंड करेगा हमारे पास मटेरियल के नेचर पे, राइट। अगर आप डेल्टा वी को इंक्रीज करें, डेल्टा वी को हमने इंक्रीज किया तो क्या बीटा भी इंक्रीज होगा, जवाब है नहीं। क्या हमने डेल्टा टी को इंक्रीज किया तो क्या बीटा भी इंक्रीज होगा, जवाब है नहीं। ठीक है, बीटा इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा, बीटा डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के नेचर के ऊपर, सही है।
नाउ वी हैव रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा के दरमियान रिलेशन क्या है? तो ये बहुत फेमस रिलेशन है कि बीटा बराबर है 3 अल्फा के। बीटा 3 डायमेंशन है और अल्फा जो है 1 डायमेंशन है, ऑब्वियस सी बात है। दैट इज वाई बीटा बराबर 3 अल्फा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स, यानी कि बीटा जो है वो 3 टाइम्स है कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड मटेरियल्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एंड जनरली वेरीज विद टेम्परेचर, जो कि वेरी करती है हमारे पास टेम्परेचर के साथ। नाउ वी हैव एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का एनामोलस बिहेवियर क्या है? कानून क्या है कि जब भी हम किसी मटेरियल को हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। लेकिन वाटर में भी ऐसा होता है, बट ऐसा होने से पहले एक चीज़ और भी होती है, वो ये कि जब हम वाटर को हीट करते हैं 0 से लेके 4 तक, तो वो फैलने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है, सही है। 4 डिग्री के बाद वो एक्सपेंड करता है। अगर हम वाटर को कूल करते हैं, ठीक है, तो कूल करने पर जो है वो एक्सपेंड होना चाहिए, सॉरी कूल करने पर हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सही है। यानी कि हम चीज़ को अगर ठंडा कर रहे हैं तो वो सिकुड़ना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो जब 100 से हम नीचे आते हैं तो ऐसे ही होता है। जैसे ही 4 पे आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड हो जाती है 4 to 0। लिहाजा तभी इसको हम पढ़ते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे आमतौर पर जब हम लोग फ्रीज़र में बर्फ़ वगैरह को, ठीक है ना, फ्रीज कर रहे होते हैं, अगर बॉटल में पानी आप ज़्यादा जो है वो डाल दें और कैप को टाइट से बंद कर दें, तो कभी कभार आपने देखा होगा कि जो बॉटल है वो भी बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, राइट। वजह क्या है? वजह ये है कि वो जब टेम्परेचर कम होती है उसकी, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्सपेंड हो रहा होता है, ठीक है, 4 to 0। दैट इज़ वाई वो बोतल जो है वो बॉटल जो है हमारे पास वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। हीट को हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब ये होता है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसको ट्रांसफ़र करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कंडक्शन की, तो कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम एटम टू एटम, ठीक है। इसमें जो मीडियम है हमारे पास वो एटम टू एटम है। हमें पता है कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, राइट। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल को फॉर एग्जांपल हीट दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वो हीट इसको ट्रांसफ़र करेगा, इसको करेगा। तो यहाँ पे एटम टू एटम हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विदाउट मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट नहीं होती है एटम्स की या सब्सटेंस की। कंडक्शन अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट मटेरियल। कंडक्शन जो है बेसिकली वो डिपेंड करती है, ठीक है। कंडक्शन रेट जो है यानी कि हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मटेरियल्स के ऊपर। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा कंडक्टर है, यानी कि जिससे हीट जो है वो बहुत जल्दी पास हो सकती है, अगर उसको आप हीट देंगे तो वो जल्दी से हीट को ट्रांसफ़र करेगा, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अच्छा मटेरियल जो होता है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी से हमारा ये होता है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से बहुत जल्दी पास करवा सके। तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा मटेरियल है और इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। जबकि हमारे पास कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड में होता है और एयर में, यानी कि गैसेस में और लिक्विड में, इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स में हम लोग आमतौर पर लिक्विड और गैस को फ्लूइड मानते हैं, सही है। कन्वेक्शन हमारे पास क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर। ये एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट होती है। इट इज़ पिक्यूलर टू फ्लूइड i.e. लिक्विड एंड गैस। और ऑब्वियस सी बात है ये किस में होता है? लिक्विड एंड गैस में होता है, जैसा कि हमने पहले यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। रेडिएशन बेसिकली क्या है? तो रेडिएशन हमारे पास एक फेनोमेना है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रांसफ़र हीट, ठीक है। इसको कोई भी मीडियम या फिर मटेरियल नहीं चाहिए हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज कैरीड बाय इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए बेसिकली हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होती है प्रोपगेशन के लिए, राइट। ये हम लोग जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मैकेनिकल वेव नहीं है, सही है। द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीच अस बाय रेडिएशन। बेसिकली हमारे पास जो सनलाइट है, जो सन की हीट एनर्जी है, वो ज़मीन तक कैसे पहुंच रही है? रेडिएशन से पहुंच रही है, ठीक है। और हमें पता है कि स्पेस, सन एंड अर्थ के दरमियान पूरा क्या है? स्पेस है। तो स्पेस मौजूद है, इसका मतलब खला है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट आ रही है। तो कैसे आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होती है, राइट। तो ये हमने देखा यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है, इसके कौन कौन से मेथड हमारे पास होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। ये एक दफ़ा सवाल भी आया था कि एमकेट में आया था कि हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, सन टू अर्थ, ठीक है। तो बाय विच प्रोसेस? जवाब था रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन की मदद से बेसिकली हीट ट्रांसफ़र होती है सन टू अर्थ, ठीक है, या फिर अब ट्रैवल करती है, यू कैन से दैट, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक जिसका नाम है गैस लॉस, ठीक है, और गैस लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले गैस लॉ में हमारे पास यहाँ पर है बॉयस लॉ, ठीक है। बॉयस लॉ क्या है? बॉयस लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। तो अब अगर हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे P आ जाएगा मल्टीप्लाई में और इज इक्वल एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब PV इज इक्वल्स कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है, ठीक है। देखें याद रखें, प्रोडक्ट मीन्स होता है इनवर्स रिलेशन। PV हमारे पास प्रोडक्ट में, तो इसकी मीनिंग है इनवर्स रिलेशन। तो P एंड V आपस में इनवर्स रिलेशन में है, राइट। अब अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ हमारे पास इसके दो तरीके से बन सकते हैं। एक हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस के ऊपर, और हमारे पास प्रेशर। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ बनता है इसका इस तरीके से। इसको बोलते हैं हाइपरबोला, सही है। और एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम ग्राफ देखें वॉल्यूम एंड 1/p। तो वॉल्यूम जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/p के। तो इसका मतलब है ग्राफ कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो वी हैव टू चॉइसेस ओवर हियर, सही है। तो पेपर में या टेस्ट में आपने थोड़ा गौर करना होगा कि सवाल पूछा क्या गया है। तो बेसिकली अगर आपके साथ वॉल्यूम एंड प्रेशर पूछा गया कि भाई वॉल्यूम एंड प्रेशर ताल्लुक कैसा है? इनवर्स है, तो इसके लिए ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया भाई वॉल्यूम हमारे पास और 1/p, तो अब हम ये देख रहे हैं कंप्लीट 1/p एंड दिस इज वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है बेसिकली इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये वाला है। अगर हमारे पास टू स्टेट्स की बात होगी तो फिर हम लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल्स P2 V2, सही है। ये हमारे पास है फॉर टू स्टेट्स। उसके बाद हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ हमारे पास बेसिकली है कि चार्ल्स स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें, द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और इज इक्वल्स अरे कांस्टेंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा V/T। तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन ये वाली बनेगी, सही। डिवाइड की मीनिंग होती है यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर डिवाइड है यानी कि रेशियो है, तो रेशियो की मीनिंग होती है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये बहुत सिंपल है। ये हमारे पास है V वॉल्यूम एंड दिस इज T टेम्परेचर। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का ताल्लुक आपस में क्या है? डायरेक्ट है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अल्टीमेटली बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ इसका बनेगा इस तरीके से, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और एक बात याद रखें, ये वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो इस v को आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इस t को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हमने यहाँ पर v को यहाँ पे लिखा हुआ है, t को हमने y एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग टू स्टेट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा v1 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल्स v2 डिवाइड बाई t2, ठीक है। ये हमारे पास है फॉर टू स्टेट्स, अगर हमारे पास दो स्टेट्स मौजूद हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डबल। हमने क्या किया है, वॉल्यूम को डबल कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर v को डबल कर रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, प्रेशर हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक, यानी कि कांस्टेंट है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज चेंज फ्रॉम 42, सही है। तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, कितना, 40 से कितना करेंगे, हमसे बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये रिलेशन कौन सा बन रहा है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि हमारे पास क्या डायरेक्ट है। तो सिंपल है, ये हो जाएगा v1 ओवर v2 इज इक्वल्स t1 अपॉन t2, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि v1 हमारे पास बेसिकली v के बराबर है और वॉल्यूम डबल कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2v, यानी कि ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। t1 हमारे पास क्या गिवन है, 40। अच्छा, 40 में हमें ऐड करना पड़ेगा 273, क्योंकि अच्छा गिवन किस में, गिवन हमारे पास है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गिवन है, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो लिहाजा हमारे पास गिवन भी किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको पुट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि टेम्परेचर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट स्केल में लेते हैं, यानी कि केल्विन स्केल में लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 273, ठीक है। हम चाहते हैं कि केल्विन में हम बेसिकली इसको पुट करें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 273 प्लस, ठीक है, 40। तो सिंपल इसकी एडिशन 313 केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया केल्विन में टेम्परेचर। सो T1 हमारे पास कितना है, 313 केल्विन, और T2 की हमें तलाश है। तो ये V से V कैंसिल कर दें आप, तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल्स 313 इंटू 2, सही है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो डबल करना है बेसिकली, कितना हो जाएगा 300 और 26, यानी कि 600 और आप कर लें 26 एडिशन, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल 626, ठीक है। तो हमारे पास T2 कितना आ रहा है, 626 केल्विन, बट हमारे पास आंसर किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बराबर होता है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब केल्विन में कितना आ रहा है, 226, यहाँ पुट कर दिया आपने, इसको यहाँ पे लाके माइनस करवा लें, डायरेक्ट माइनस कर लें इसको, ये हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 353 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर है, जो कि हमारे पास राइट आंसर है बी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा आपको, अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में पुट कर देंगे इसको, सही है। तो ये जो फार्मूला है बेसिकली ये एप्लीकेबली उस वक्त होता है जब हम लोग टी को एब्सोल्यूट स्केल में देखते हैं, यानी कि केल्विन स्केल में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है जर्नल गैस लॉ, ठीक है। जर्नल गैस लॉ हमारे पास क्या है बेसिकली, सो जर्नल गैस लॉ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। इन तीनों लॉज को हम मिलाकर एक लॉ बेसिकली बनाते हैं, तभी हम कहते हैं जर्नल गैस लॉ। द टू इक्वेशंस आर यूज्ड एज, ठीक है। तो जर्नल गैस लॉ हमारे पास क्या है बेसिकली, PV इज इक्वल्स nRT, ठीक है। और अगर इसमें हम फिर से PV अपॉन T कर लें तो ये हो जाएगा NR, नंबर ऑफ मोल्स, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हमारे पास ये कांस्टेंट है पूरी चीज़। तो हमने यहाँ पर यही किया हुआ है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से ये वाली फॉर्म ने बनाई है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि व्हेन एयर इज एट 300 केल्विन, तो ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर T1
एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली P1। अब हमने क्या किया इस P1 के साथ, हमने इस P1 के साथ बेसिकली हमने ये किया है कि इसको हमने कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कितना कंप्रेस किया है? तो जवाब है 1/20 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास जो V2 है वो बराबर है 1/20 ऑफ V1। पहले हमारे पास वॉल्यूम V1 था, हमने कंप्रेस इतना किया कि नया वॉल्यूम क्या बना 1/20 ऑफ ओरिजिनल यानी कि V1। 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जाहिर बात है वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यही तो बॉयल्स लॉ है। तो प्रेशर हमारे पास ये हो गया P2 के बराबर। ठीक है, द न्यू टेम्परेचर विल बी। तो न्यू टेम्परेचर क्या होगा हमने ये बताना है। अब देखें यहाँ पे 3 रिलेशन है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सही है, तो इसका मतलब इक्वेशन कौन सी लगेगी? ये वाली। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2, राइट। अब P1 हमारे पास कितना है? 1। V1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। चलें इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। P1 हमारे पास है 1, ठीक है, P1 हमारे पास है 1, V1 हमारे पास है V1 के बराबर, ओरिजिनल वॉल्यूम टेम्परेचर T1 हमारे पास है 300, P2 हमारे पास है 30। सही है, V2 हमारे पास क्या है? 1/20 ऑफ V1। ठीक है, एंड T2 की हमें तलाश है। तो देखें V1 से आप V1 को कैंसिल कर सकते हैं, इस T2 को यहाँ भेजें तो ये हो जाएगा T2 अपॉन 300 इज इक्वल्स 30/20। ठीक है, 30/20, T2 को हमने यहाँ पर भेज दिया। तो ये एक 0 से एक 0 कैंसिल करवा दें आप। सही है, इसको यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 300 into 3 over 2 यानी कि 900 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा? 450। तो जवाब कितना आ रहा है? 450 केल्विन। ठीक है, तो सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और इसको हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस भी पढ़ते हैं KMT के नाम से। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द गैसेज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर हमारे पास जो गैस है इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं फॉलोइंग, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 है अ गैस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो बेसिकली गैस जो है वो कंसिस्ट करता है एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स जो कि एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम बनाते हैं। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 3 exponent 25 मॉलिक्यूल्स आर इन अ क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हुए हैं बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर। मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मेड इलास्टिक कोलिजन विद वॉल्स एंड विद वन अनदर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और वो इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करती हैं। अब इलास्टिक कोलिजन हमारे पास ऐसी कोलिजन है जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहती है। सही है, दोनों ही कंजर्व रहती है। ये आपस में टकराती हैं, इलास्टिक कोलिजन करती हैं वॉल के साथ भी। ठीक है, विद वॉल्स एंड वन अनदर, आपस में भी टकराती हैं और वॉल से भी टकराती हैं। मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्सेस ऑन वन अनदर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती एक दूसरे पर। ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के अलावा। जब कोलिजन हो गया तो भाई फोर्स तो एक्सर्ट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोलिजन हमारे पास नहीं हो रही है तो उस दौरान कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। ठीक है, प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस क्या है हमारे पास? ये ठीक है, एक क्यूब है, हमने इस क्यूब में मॉलिक्यूल को कन्फाइन कर दिया है। सही है, सिंगल मॉलिक्यूल की मिसाल समझने आसान है। तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ से आकर वॉल के ऊपर टकराएगा, अब जाहिर बात है यहाँ पर भी जा सकता है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, रैंडम मोशन है कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन इस तरह के अगर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो सिंपली क्या होगा, वो वॉल्स के ऊपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सही है, फोर्स लगाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे।
तो इसको हम कहते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स मूविंग विद एवरेज वेलोसिटी v इज p बराबर है 1/3 रॉ v स्क्वायर के। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल साबित होगी, ठीक है। तो 1/3 रॉ v स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। वेयर रॉ इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, रॉ हमारे पास क्या है, उस गैस की डेंसिटी है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है बेसिकली, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो VRMS हमारे पास इसके लिए तीनों फॉर्मूले हैं, ठीक है, और इन तीनों फॉर्मूलों को हमें इस्तेमाल करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो VRMS है ये बेसिकली हमारे पास प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के, ठीक है। एंड नंबर सेकंड थिंग, हमारे पास जो VRMS है ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे रिलेशंस हमारे पास काम आएंगे। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि जनाब बताइए द रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, इन अ सील्ड कंटेनर इज v। हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास VRMS है वो v के बराबर है। द गैस इज हीटेड अंटिल द प्रेशर इन अ कंटेनर इज ट्रिपल, ठीक है। हमने कितना हीट किया, हमने इतना हीट कर दिया कि जो प्रेशर है वो क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रिमेन्स अनचेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। द वैल्यू ऑफ RMS स्पीड इज नाउ, अब जो है वो RMS की वैल्यू क्या होगी, हमने बेसिकली यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। हमें पता है कि बेसिकली यहाँ पर कंडीशन क्या है कि प्रेशर ट्रिपल हो रहा है और वॉल्यूम अनचेंज है। तो अभी देखा है पीछे हमने फॉर्मूला के 3p/ρ दिस, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक है। हमारे पास VRMS के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, v बराबर है 3p/ρ के, ठीक है। अब कंडीशन क्या बताई जा रही है कि न्यू जो प्रेशर है हमारे पास P डैश ये बराबर है 3p के, ट्रिपल हो गया है। 3p से मुराद है 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, जो न्यू प्रेशर है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर है। तो अब हमारे पास जो v है, स्पीड है, उसको हम कह रहे हैं v प्राइम, यानी कि इस प्रेशर के ऊपर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, ये फॉर्मूले का 3 आ गया, p। अब p हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम वाला, इस प्रेशर पर वेलोसिटी देखना चाहते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली डेंसिटी। अब क्या करना है, हमारे पास सिंपल है स्क्वायर रूट 3, p प्राइम किसके बराबर है, p प्राइम हमारे पास बराबर है 3p के, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी। तो अगर इसको हम यहाँ से जस्ट मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 3 9, या एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं ताकि मजीद इस हमें आसानी हो जाए। इससे एक काम ये हो सकता है यहाँ पर कि 3p/ρ इसको हमने एक साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3, ये 3 इस पर भी है, 3 इस पर भी है, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब ये पूरी चीज़ हमारे पास किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ बराबर है, आप देखें v के, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे v प्राइम अंडर रूट 3 टाइम्स v। तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है न्यू वाली वो कितनी बड़ी, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल VRMS, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है, a अंडर रूट 3 टाइम्स v, ठीक है। तो a हमारे पास बेसिकली राइट आंसर है। अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, सही है, रिलेशन बिटवीन द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सही है। तो एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन होता है। द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² इज इक्वल्स 3/2 kT। अब हाफ mv² में पता है किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स 3/2 kT।
अभी 3/2 kT जो है ये कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है और ये k हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, राइट। ठीक है, अब इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा हमें आगे एमसीक्यूज वगैरह में, ठीक है। अगर हम लोग पर मोल की बात करें तो फिर फॉर्मूला बनता है 3/2 RT, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो सिंपल आएगा ये हमारे पास 3/2 RT, ठीक है। और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, क्योंकि 3/2 कांस्टेंट है और R हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जवाब इसका आंसर एक कांस्टेंट ही आएगा। इस 3/2 R को हम सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा ना, जैसे हमारे पास 3/2 है कांस्टेंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं एक नंबर लेट से 9 के साथ, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा ना जो कि हमारे पास कांस्टेंट ही होगा, राइट। जैसे कि 27/2, तो ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो बहरहाल 3/2 RT से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर याद रहे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। हमारे पास अब है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सो बेसिकली स्पेसिफिक हीट क्या है, तो अब इसमें हम आते हैं सबसे पहले हीट कैपेसिटी में। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, ठीक है। हमें जो बेसिकली हीट रिक्वायर्ड है किसी भी सब्सटेंस के 1 केल्विन को बढ़ाने के लिए, तो वो कहलाता है हीट कैपेसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा जूल पर केल्विन, ठीक है, जो कि यहाँ पर यूनिट लिखी गई है, सही। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि हीट कैपेसिटी इट इज़ मेजर इन जूल पर kg पर केल्विन। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास kg नहीं होगा, यहाँ पर हम मास की बात नहीं कर रहे, सिंपल है। और ये डेल्टा टी हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है। सो ये हमारे पास है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यहाँ पर हमें यूनिट मास मेंशन कर दिया। तो यूनिट मास के बेसिकली 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो अब इसमें क्योंकि हमने मास को भी कर दिया इंट्रोड्यूस, तो ये कहलाएगा स्पेसिफिक। यहाँ पर आप लिखते हैं S, सी एस इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो ऊपर आएगा जूल, तो आप देख लें ऊपर क्या आता है जूल, नीचे मास है तो केजी और केल्विन, तो यहाँ पर बन गई इसकी यूनिट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास है 4200 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा हुआ है। व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, ठीक है। बेसिकली हमें 1 मोल, 1 मोल के टेम्परेचर को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 1 केल्विन। तो अब इस काम को करने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है सी मोल इज इक्वल डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। तो ऊपर जूल आ जाएगा, नीचे नंबर ऑफ मोल, तो हमने यहाँ मोल लिख दिया, और नीचे है टेम्परेचर, तो यहाँ पर केल्विन आ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास हो जाएगा सी मोल, सी मोल इज इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। हमारे पास अब कुछ रिलेशन होते हैं, ठीक है, और उस रिलेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इनका रिलेशन क्या है आपस में, ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमें पता है कि बेसिकली इनका अगर हम रेशो ले लें स्पेसिफिक हीट का हीट कैपेसिटी के साथ, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अगर इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम
डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। तो ये सब कुछ कैंसिल कर दें आप, सिंपल क्या बचेगा 1/m, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है CSP/C, ये किसके बराबर है 1/m के बराबर है, राइट। तो अगर यहां से मैं C फाइंड आउट करना चाहूँ, हीट कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल m CSP, ठीक है। सो अगर आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है और मास पता है तो आप हीट कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, सही है। इस रिलेशन की मदद से हमारे पास अब रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट। नाउ वी हैव रिलेशन between specific heat capacity, specific heat capacity, specific heat capacity and molar specific heat, and molar specific heat, ठीक है। तो अब इनका रिलेशन क्या है बेसिकली हमने यहाँ पर ये देखना है, सही है। तो सबसे पहले जिस तरह भी हमने देखा था पीछे के रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी काम करना है, सिंपल इनका रिलेशन बनानी है। तो फॉर्मूलाज तो पता ही है हमें, तो सिंपल हम इनके रेशियोज निकाल लेंगे, सही है। तो C मोल अपॉन CSP यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो C मोल किसके बराबर है, C मोल हमारे पास बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T के, राइट। एंड C स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होता है, तो ये होता है बेसिकली डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। आप इनके रेशियोज निकालेंगे, सही है। तो यहाँ पर पुट करें डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, राइट। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T मल्टीप्लाई बाई M डेल्टा T अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा Q से डेल्टा Q कैंसिल कर दें, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल कर दें, तो ये सिंपल हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब M ऊपर और N नीचे। N क्या है, N है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल हमारे पास होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसको पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मास ऊपर N किसके बराबर है, M अपॉन M के बराबर है। तो ये M से M कैंसिल, अल्टीमेटली ये ऊपर आ जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास C मोल अपॉन C स्पेसिफिक हीट किसके बराबर, M के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग C मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो C मोल यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, M मल्टीप्लाई बाई CSP। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पता हो, स्पेसिफिक हीट पता हो, तो हम मॉलिक्यूलर मास पता हो तो हम यहाँ से C मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस M इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हमारे पास अब एक लास्ट रिलेशन है जिसमें हम ये देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है।
अब हम लोग इनके रिलेशन को देखना चाह रहे हैं कि भाई इसका रिलेशन किस तरह है, और अल्टीमेटली ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी बनते जा रहा है। सही है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा सी मोल डिवाइड बाई हीट कैपेसिटी, तो सी आ जाएगा। हमें पता है कि सी मोल किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी के बराबर है, राइट। और सी किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर इसको हम कर दें रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कैंसिल करें, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल करें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सी मोल अपॉन सी 1 ओवर एन के बराबर। तो अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल सी मालूम करें तो सी यहाँ से क्या आ जाएगा, सी हमारे पास आ जाएगा सिंपल है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन सी मोल इज इक्वल सी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सी हमारे पास बराबर है एन सी मोल के। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया रिलेशन। अब ये रिलेशन काम आएंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसमें कहते हैं कि अ मेटल बॉल बेयरिंग ऑफ अ स्पेसिफिक हीट सी। ठीक है, हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या है, सी है। अच्छा, यहाँ पर अब सी से लिख दिया है, विद स्पीड v मूव कर रही है स्पीड v के साथ, ब्राउट टू रेस्ट, ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी विच इज एब्सोल्यूट, काउजिंग अ टेम्परेचर राइज डेल्टा टी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो रही है, थर्मल एनर्जी में, यानी कि डेल्टा क्यू में। सही है, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास है सी एस पी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, राइट। अभी देखा है हमने पीछे ये सारे फॉर्मूलाज, स्पेसिफिक हीट को इन्होंने सी बोल दिया तो हम इसकी जगह पर सी लिख देते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सी एम डेल्टा टी। तो यहाँ पर पुट करें आप इसकी वैल्यू सी एम डेल्टा टी। अब ये m से m कर दें आप कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर 2c डेल्टा डी। ठीक है, और अगर आप रूट लेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा v स्क्वायर रूट 2c डेल्टा डी। जब बोथ साइड रूट लेंगे तो अल्टीमेटली ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा v 2c डेल्टा डी स्क्वायर रूट के साथ। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, 2c डेल्टा डी, डी, तो डी इज द राइट आंसर। अब ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखते हैं कि द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ क्रोमियम एट रूम टेम्परेचर, ये हमारे पास गिवन है c मोल एंड इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज 52 ग्राम, ये हमारे पास दिया हुआ है मास। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द क्रोमियम, यानी कि हमें CSP फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर रिलेशन कौन सा लगाएंगे आप, अब यहाँ पर आप रिलेशन लगाएंगे जिसमें CSP भी आता हो और आपके पास C मोल भी आता हो। तो आपको याद है अभी पीछे हमने फॉर्मूला बनाया है कि C मोल बराबर है m CSP के, राइट। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल। तो C मोल दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास, तो आप इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा CSP C मोल अपॉन, ठीक है, m। तो C मोल की वैल्यू कितनी है 24 और मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, ये है 25 ग्राम। अब आंसर देखें आप तो आंसर केजी में दिया हुआ है, सारे आंसर केजी में दिए हुए हैं, इसका मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इस मास को बेसिकली केजी में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट कर दें आप 52 पहले, अब ये ग्राम है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, इसको ऊपर लाएं तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, ओवर 52।
अब इसको अप्रॉक्सीमेट करें, क्योंकि इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है, ज़ाहिर है, मतलब आप कितना एक्यूरेट करेंगे, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट करें, देन फिर इसको आप सिंप्लीफाई करें। अगर हम इस 24 को 25 सपोज कर लें, सही है ना, इफ़ वी सपोज दिस 24 टू 25 एंड दिस 52 को अगर हम सपोज कर लें 50 के बराबर, सही, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और 1000 को आप हाफ करें तो कितना आएगा 500। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो 500 है, इसी के आसपास है। तो अब देखें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ए तो हो नहीं सकता, बी तो हो नहीं सकता, सी तो हो नहीं सकता, तो क्या बचा डी, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास डी है। हमारे पास बेसिकली दो तरह के मोलर स्पेसिफिक हीट होते हैं, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है। एक को हम पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी देखा हमने कि सी मोल हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, अब इसके भी दो टाइप हैं। एक को पढ़ते हैं हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक को पढ़ते हैं हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक को हम पढ़ते हैं सीवी और एक को हम पढ़ते हैं सीपी। सीवी क्या है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एंड सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बेसिकली सीवी है और ये हमारे पास सीपी है। The heat capacity of an ideal gas at constant pressure is greater than the heat capacity at constant volume, ठीक है। हमारे पास जो CP है ये ज़्यादा होता है CV से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि CV में हमारे पास CV लेस क्यों होता है, CV लेस इसलिए होता है क्योंकि CV में हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। डेट इज़ वाई मोलर स्पेसिफिक हीट में या मोलर हीट कैपेसिटी में हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क जीरो होता है। डेट इज़ वाई सीवी हमारे पास होता है लेस एज कंपेयर टू सीपी। अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो सीपी माइनस सीवी बनेगा और ये बराबर आएगा आर के, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर है, आर के बराबर है। सीपी माइनस सीवी आर, ठीक है, और आर के हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। वेयर सीपी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एंड सीवी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू होती है 5/2 आर, सही है, और सीवी की वैल्यू होती है हमारे पास 3/2 आर, ठीक है। अब अगर Cp पता है Cv पता है तो गैमा आएगा 1.6। कैसे आएगा, तो गैमा हमारे पास क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है, ठीक है। तो Cp हमारे पास कितना है 5/2 R, ठीक है, एंड Cv हमारे पास कितना है 3/2 अपॉन 3/2 R, सही है। तो ये सिंपल हो जाएगा 5R डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 3R डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो दिस विल बिकम 5R डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 3R। तो ये R से R कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 5/3। दिस इज द गैमा। 5.3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, तो 3 आप 5 ले जाएंगे इनसाइड तो ये हो जाएगा, एक दफ़ा में आ जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 2, पॉइंट लगा के आप लगा देंगे 0। 3 6 का क्या होता है 18, तो 1.6, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1.6। तो ये वैल्यू बेसिकली 1.6 के बराबर है, राइट, 1.6 के बराबर है गैमा की वैल्यू। तो वंस यू नो द वैल्यू ऑफ Cp, द वैल्यू ऑफ Cv, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा। तो आप गैमा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको Cp पता है Cv पता है तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं गैमा की वैल्यू, सही। और याद रखी जाए ये बात कि गैमा की कोई यूनिट नहीं होती है। वजह क्या है, वजह ये है कि भाई Cp ओवर Cv है, तो Cp के साथ भी R है, ठीक है, R की तो होती है यूनिट, और Cv के साथ भी R है, ठीक है। तो R से कैंसिल हो गया, तो लिहाजा हमारे पास सिर्फ क्या बचे, कांस्टेंट टर्म बचे। तो कांस्टेंट जितने भी बचे तो उसकी यूनिट होती नहीं है। तो सिंपल गैमा की जो हमारे पास यूनिट है
कोई यूनिट इसकी नहीं होती है, तो ये हमारे पास यूनिट लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली सी मोल देखा, इनका रिलेशंस वगैरह हमने पढ़ी है। ठीक है, और हमारे पास इसके हमने रेलेवेंट एमसीक्यूज वगैरह किए हैं। ठीक है, तो आप पहले थ्योरी को कंप्लीट करें। जब तक आप थ्योरी पे ग्रिप हासिल नहीं करेंगे तो आपको एमसीक्यूज मुश्किल लगेगा। तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि आप जो है वो पहले थ्योरी पर ग्रिप हासिल करके फिर एमसीक्यूज सॉल्व करें। ऑलराइट, अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप्स आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।